प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह अकबर मान की राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरे भारतवर्ष में राजपूतों का अधिकार था और यह युग राजपूत युग कहलाता था। परंतु 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और उन प्रदेशों के राजपूत शासकों को अन्य प्रदेशों में शरण लेने अथवा तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद तुर्कों ने अपनी सत्ता का विस्तार करने का लगातार प्रयत्न किया और उधर राजपूतों के हृदय में तुर्कों को भारत से बाहर निकाल करके फिर से अपना शासन स्थापित करने की लालसा बनी रही। दिल्ली सुल्तानों के विनाश एवं पतन का एक मुख्य कारण इन्हीं राजपूतों का विरोध था। मुगलों के प्रारंभ में ही राणा सांगा और मेदिनी राय ने उन्हें भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, परंतु वे उसमें सफल न हुए। हुमायूं कदाचित राजपूतों से सहयोग प्राप्त कर लेता तो उसे भारत छोड़कर भागना न पड़ता। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली तब शाह ने उसे परामर्श दिया था कि जब अफगानों और राजपूतों में शत्रुता थी और बाबर ने अफगानों को हटाकर राज्य प्राप्त किया था, तब दूरदर्शिता इसी में थी कि वह राजपूतों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर अफगानों को नष्ट करने में उनकी शक्ति का उपयोग करता। भारत की पुनर्विजय के बाद हुमायूं की असामयिक मृत्यु के कारण उसे तो इस नीति को कार्यान्वित करने का मौका न मिला, परंतु उसके पुत्र अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति निर्धारित करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करना अपना प्रधान लक्ष्य स्थिर किया। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति इस प्रकार की नीति अपनाने के कई कारण थे। प्रथम, पिछले 350 वर्षों के इतिहास से यह स्पष्ट था कि हिंदू प्रधान देश भारत पर राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी अथवा शांतिपूर्ण शासन करना असंभव था। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था जिसने इस तथ्य को समझा कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः उसके लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य था। द्वितीय राज्यारोहण के समय से ही अकबर को अपने घर तथा दरबार में शाह अबुल माली से लेकर शाह मंसूर तक मुसलमान विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मिर्जा हकीम को राजगद्दी देने तक का षड्यंत्र रचा गया। अपने ही लोगों द्वारा जिन पर शासनाधिकार की सुरक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता था, इस प्रकार समय समय पर विद्रोह खड़ा करते देख अकबर को आरंभ में ही यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि उसे भारतवर्ष में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है तथा अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो उसे यहीं के प्रमुख राजनीतिक तत्व राजपूतों का सहयोग समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। तृतीय, अभी तक अफगानों का विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत से भागों पर उनका प्रभाव और अधिकार था। काबुल तथा सीमांत प्रदेशों में तो इनका पूरी तरह प्रभाव था। स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का पुत्र, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी करने में लगा हुआ था। अकबर भारत की एक दूसरी शक्ति राजपूतों का सहयोग इन अफगानों के विरुद्ध करना चाहता था। इसलिए अकबर ने इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया और यह भी तय किया कि विद्रोही मुगल सरदार अफगान तथा उज़्बेकों के विरुद्ध उन्हें भिड़ाया जाए। चतुर्थ, अकबर यह भी समझता था कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से उसका विदेशीपन दब सकता था और उसे राष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त हो सकती थी। पंचम, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि एक राजपूत शासक
थे। यहाँ अकबर का जन्म होने के कारण उसमें राजपूत जाति के प्रति कृतज्ञता तथा उदारता की भावना थी। कुछ लोगों ने उसकी स्वाभाविक उदारता को भी इस नीति का कारण बताया है। षष्ठम, अकबर ने यह भली भांति समझ लिया था कि राजपूतों के ऊपर, जिनके अधिकार में विस्तृत भूप्रदेश है, असंख्य सैनिक दल है, जो अपनी बात के पक्के है तथा अपने पौरुष पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, विश्वास किया जा सकता है और उन्हें मित्र बनाया जा सकता है। इन सब कारणों से अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति का सूत्रपात किया। अकबर की यह नीति स्वलाभ, योग्यता तथा स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति में जो सम्मान और सुविधा राजपूत राजाओं को प्रदान की, वह अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में अनेक दृष्टियों से विशिष्ट थी। अकबर की इस राजपूत नीति के प्रधान अंग थे कि प्रथम, वह राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्भेद्य दुर्गों पर अधिकार करके अपने शौर्य और शक्ति का प्रमाण देना चाहता था, परंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात वह अधीनता स्वीकार करने वालों राजा को उसका संपूर्ण राज्य लौटा देता था और उसका आंतरिक शासन उसको सौंपकर उसे बाह्य शत्रुओं से रक्षा का अभयदान देता था। द्वितीय, साम्राज्य के हित की दृष्टि से यदि किसी दुर्ग पर सीधा अधिकार रखना जरूरी हो जाता था तो उसके बदले में अन्य कोई जागीर दे देता था। तृतीय, वह राजपूतों को साम्राज्य के विस्तार एवं शासन संचालन में सहयोग हेतु न केवल आमंत्रित करता था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा तथा योग्यता के अनुरूप उनको ऊंचे ऊंचे पद भी देता था। चतुर्थ, वह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु सदैव तैयार रहता था, जिससे मुगलों का स्वदेशीकरण शीघ्र हो सके और राजपूतों को सम्राट के संबंधी होने का गौरव प्राप्त हो सके। इस प्रकार अकबर ने इस राजपूत नीति को 3 तरह से कार्यान्वित किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह अकबर की राजपूत नीति का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।